क्या ईरान दूसरे राउंड की जंग में टिक पाएगा? क्या अमेरिका और इजराइल अब निर्णायक हमला करने वाले हैं? क्या ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में तय होगा कि तीसरा राउंड का युद्ध कैसे शुरू करना है? क्या व्हाइट हाउस में होने वाली बैठक से पूरे पश्चिम एशिया का भविष्य तय होने वाला है? I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story. They better behave. तेहरान में लगे एक पोस्टर ने ईरान के बहुत ही खतरनाक इरादे को सामने ला दिया। या ये ईरान की नई चाल है ट्रंप पर सबसे भयानक प्रेशर बनाने की? ईरान के मशहद शहर में एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया जिसमें ट्रंप कॉफिन में लेटे हुए दिखाई दिए। ऐसा लग रहा है कि ईरान ट्रंप को उनकी ही भाषा में जवाब दे रहा है और हथियार के साथ वो अमेरिका के खिलाफ माइंड गेम खेलने में जुटा है। क्या ईरान का ड्रोन युद्ध उसे जंग में कामयाबी दिला पाएगा? दूसरे राउंड की जंग में ईरान ने ड्रोन वाला दांव लगा दिया है। इराक के एरबिल शहर में विस्फोटकों से लैस कई ड्रोन अमेरिकी ठिकानों की तरफ बढ़ते दिखे। हालांकि इराक ने इन ड्रोन को हवा में ही तबाह करने का दावा किया, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि एक ड्रोन अमेरिका के दूतावास के बेहद करीब आकर गिरा। इंटरनेशनल मीडिया में दावा किया गया कि इस तरह के करीब 8 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया। यानी ईरान की स्ट्रेटेजी सीधे हमलों से ज्यादा खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को एंगेज करने में लग रही है। ईरान के ड्रोन हमले की तस्वीर जॉर्डन से आई। दावा किया गया कि जॉर्डन के अल अजराक अमेरिकी एयरबेस पर ड्रोन हमले किए गए। ईरान की सेना ने कहा कि उसने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अमेरिका के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। IRGC का दावा है कि उसने कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इन दावों की पुष्टि नहीं हो पाई। सवाल है कि जॉर्डन पर ईरान लगातार हमले क्यों कर रहा है? जॉर्डन ईरान का नंबर 1 टारगेट क्यों बना हुआ है? जॉर्डन के पास 6 बड़े एयरबेस हैं। इनमें से 4 अड्डे ऐसे हैं जहां अमेरिकी सेना और उसके विमान और ड्रोन तैनात हैं। इन बेस पर करीब 4000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। लेकिन ईरान ने जिन खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए, अब ट्रंप ने उन्हीं खाड़ी देशों को ईरान के खिलाफ खड़ा कर दिया है। ट्रंप ने सऊदी और कुवैत को बहुत ही खास और नए हथियार बेचने की मंजूरी दी। सऊदी अरब को करीब $2 अरब और कुवैत को करीब $500 मिलियन, यानी सऊदी अरब को 19,000 करोड़ रुपए के हथियार मिलेंगे, वहीं कुवैत को 4,600 करोड़ के हथियार सप्लाई किए जाएंगे। अमेरिका की नीति साफ है कि खाड़ी में ईरान विरोधी देशों को मजबूत किया जाए। दूसरे राउंड की जंग में अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेरने की स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐसे विजुअल जारी किए जिसमें ईरान के तटीय रक्षा ठिकानों और मिसाइल साइट पर ताबड़तोड़ हमले दिखाई दिए। अमेरिका की मिलिट्री यूनिट के मुताबिक इन हमलों का मकसद केवल मौजूदा जवाब देना नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाले किसी भी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन से पहले ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करना है। इन हमलों से साफ है कि अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर नाकेबंदी दोबारा लागू कर दी है। अब वॉशिंगटन केवल आसमान से नहीं बल्कि समुद्र के रास्ते पर भी दबाव बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ ईरान ने इसे अपने अस्तित्व की लड़ाई बताते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा किया। ऐसे में साफ है कि अब जंग केवल मिसाइल बनाम मिसाइल नहीं रही, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में सैन्य और आर्थिक दबाव की लड़ाई बन चुकी है। लेकिन अब सवाल केवल इतना नहीं है कि अमेरिका और ईरान कौन ज्यादा हमला कर रहा है। अगले कुछ घंटों में ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुलाकात होने वाली है और माना जा रहा है कि इसी बैठक में दूसरे राउंड की जंग का अगला चैप्टर लिखा जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब ट्रंप का अगला मूव क्या होगा? बात जवाब दे रहा है, इसलिए अब सवाल यह है कि क्या केवल एयर स्ट्राइक से ईरान को रोका जा सकता है या फिर अमेरिका को और बड़ा सैन्य ऑपरेशन करना पड़ेगा?
या अब भी बातचीत की कोई गुंजाइश है? नेतन्याहू लगातार कहते रहे हैं कि ईरान की मिलिट्री और एटमी ताकत को पूरी तरह खत्म किए बिना खतरा नहीं टल सकता। दूसरी तरफ ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं कि ईरान अभी भी समझौता करना चाहता है, लेकिन इसके साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो फिनिश इट ऑफ, यानी लड़ाई को निर्णायक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे में दोनों नेताओं की बैठक केवल सैन्य नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम मानी जा रही है। यानी दूसरे राउंड की शुरुआती दिनों में ईरान ने अमेरिका को कई मोर्चों पर चुनौती जरूर दी, लेकिन अब असली चुनौती शुरू हो रही है, क्योंकि अमेरिका धीरे धीरे सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं बल्कि ईरान की सैन्य ताकत को पूरी प्लानिंग से कमजोर करने की रणनीति पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यही दबाव जारी रहा तो आने वाले दिन ईरान के लिए कहीं ज्यादा कठिन साबित हो सकते हैं। अमेरिका के पास 5 विकल्प हो सकते हैं। पहला, वो मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट पर लगातार हमले जारी रखे ताकि ईरान की जवाबी हमला करने की क्षमता लगातार कमजोर होती जाए। दूसरा, ईरान की नौसेना और हॉर्मुज पर पूरा कंट्रोल, तभी ईरान के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी और सख्त हो सकती है, तभी ईरान तेल और सैन्य सप्लाई दोनों मोर्चों पर दबाव महसूस करे। तीसरा, IRGC के कमांड सेंटर और सैन्य नेतृत्व को निशाना बनाना, क्योंकि अभी पूरे युद्ध को IRGC ही कंट्रोल करती दिख रही है। चौथा, साइबर वॉर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिसमें कम्युनिकेशन नेटवर्क, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को तकनीकी रूप से कमजोर बनाने की रणनीति अपनाई जा सकती है। पांचवा, ईरान की प्रॉक्सी नेटवर्क पर हमला। इसके तहत इराक, सीरिया, यमन और दूसरे इलाकों में उन ग्रुप को निशाना बनाया जा सकता है। इस जंग में अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी जो बने हुए हैं। यानी अब अमेरिका का मकसद केवल 1-2 एयर स्ट्राइक करना नहीं बल्कि ईरान की सैन्य ताकत को हर मोर्चे पर कमजोर करना हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान भी साफ कर चुका है कि अगर दबाव बढ़ा तो जवाब केवल ईरान से नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में फैले उस नेटवर्क से मिल सकता है। यही वजह है कि ट्रंप और नेतन्याहू की बैठक केवल एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं मानी जा रही बल्कि इसे दूसरे राउंड की जंग का टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। अगर इस बैठक में बड़े सैन्य ऑपरेशंस पर सहमति बनती है तो अगला निशाना केवल ईरान के मिसाइल ठिकाने नहीं बल्कि उसकी पूरी सैन्य संरचना भी हो सकती है। और अगर बातचीत को मौका देने का फैसला होता है तो शायद पश्चिम एशिया एक और बड़े युद्ध से बच जाए। फिलहाल दुनिया इसी फैसले का इंतजार कर रही है। कहां गायब हैं ईरान के पावर सेंटर? दुनिया को क्यों नहीं दिख रहे मुस्तफा खामेनेई? क्या पर्दे के पीछे चल रही है ईरान की सरकार? आखिर ईरान को कौन चला रहा है? दुनिया के सबसे रहस्यमय देशों में ईरान को सबसे ऊपर गिना जाता है। यहां चुनाव सरकार चुनते हैं, लेकिन असली ताकत अक्सर धार्मिक प्रतिष्ठान, IRGC और सुप्रीम लीडर के दफ्तर के बीच घूमती है। पिछले 2 दशकों में एक ऐसा नाम लगातार उभरता रहा जो कभी चुनाव नहीं लड़ता, कोई सरकारी पद नहीं संभालता, मीडिया से लगभग पूरी तरह दूर रहता है, लेकिन जिसे ईरान की सत्ता का सबसे ताकतवर शख्स का रुतबा हासिल है, मुस्तफा खामेनेई। ये अयातुल्ला अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं। कई पश्चिमी खुफिया विश्लेषक मानते हैं कि उन्होंने वर्षों तक IRGC, बसीज मलेशिया और सुप्रीम लीडर के कार्यालय के बीच तालमेल में प्रभावशाली भूमिका निभाई। हालांकि ईरान ने कभी इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया। अब जब अयातुल्ला अली खामेनेई नहीं रहे तो सबसे बड़ा सवाल उत्तराधिकारी का नहीं बल्कि सत्ता के असली केंद्र का बन गया है, क्योंकि इसी दौरान मुस्तफा अचानक सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए हैं। न कोई भाषण, न कोई तस्वीर, न कोई आधिकारिक बयान। और यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे रहस्यमयी राजनीतिक गुमशुदगी की कहानी। But we're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the
Power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. You better make a deal. You're not going to have anybody left. We're being very careful with the civilian population, as you know, but I said, you better make a deal. You're not going to have anything left. मुस्तफा खामेनी की गैर मौजूदगी को लेकर कई तरह के दावे सामने आए हैं। कुछ पश्चिमी मीडिया संस्थानों ने कहा कि वे इजरायली हमले में घायल हुए हैं। कुछ रिपोर्टों में उनके चेहरे के झुलसने की बातें लिखी गई हैं, जबकि सोशल मीडिया पर उनकी मौत तक के दावे वायरल हुए। लेकिन जब इन दावों की जांच की गई तो तस्वीर अलग निकली। न ईरान सरकार ने उनकी मौत की पुष्टि की, न किसी विश्वसनीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने। बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने साफ कहा कि उनका गायब होना जरूर एक फैक्ट है, लेकिन मौत या गंभीर चोट के दावों का सच अब भी उलझा हुआ है, क्योंकि अमेरिका के 3rd राउंड अटैक के बाद एक मैसेज को मुस्तफा खामेनी के नाम से वायरल कराया गया। मुस्तफा खामेनी के नाम से जारी हुए संदेश में साफ कहा गया था, ईरान बदला लेना चाहता है, हमारे नेता को धोखे से मारा गया, शहीदों के खून का हिसाब लेकर रहेंगे, मैं रहूं या ना रहूं, बदला लिया जाएगा। लेकिन जो लीडर अपने देश की आवाम के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उसके गायब होने की कहानी क्या है? क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य उस वक्त गहरा गया जब अयातुल्लाह अली खामेनी के जनाजे की तस्वीरें दुनिया के सामने प्रसारित हुईं। ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी दिखाई दिए, राष्ट्रपति दिखाई दिए, वरिष्ठ धर्मगुरु दिखाई दिए, लेकिन मुस्तफा खामेनी कहीं नहीं दिखे। ईरान की राजनीति में प्रतीकों की अहमियत बहुत बड़ी होती है, इसलिए ये गैर मौजूदगी सिर्फ एक कुर्सी की नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सवाल थी जिसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया।